राजनीति इसी का नाम है जहां सत्ता में आने के लिए खून का घूंट पीकर अपने कट्टर दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ सकता है। राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी ने शायद ही कभी इस बात की कल्पना की होगी कि जिस नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए उन्होंने संकल्प लेते हुए अपने माथे पर मुरेठा बांधा था, कभी उसी नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्हें सरकार भी चलाना पड़ेगा। समय का पहिया ऐसे घूमेगा, इस बात से न तो सम्राट चौधरी और न ही विजय सिन्हा वाकिफ थे। कभी जेडीयू में रहते हुए सम्राट चौधरी ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा का घोर अपमान कर डाला था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पुरानी बातों को भुलाकर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने एक साथ बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ली और साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करने की कसम भी खाई। सम्राट चौधरी के समर्थक उन्हें बिहार का योगी कहकर बुलाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी ने अपना सीएम फेस ढूंढ निकाला है। विजय सिन्हा बीजेपी के पुराने नेता हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी में शामिल हुए अभी महज 6 साल पूरे हुए हैं। 2017 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें सबसे पहले पंचायती राज मंत्री बनाया गया, फिर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने और अब उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से भी नहीं आते हैं। ऐसे में बीजेपी सम्राट पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है, इस बात की गहराई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सम्राट चौधरी की राजनीतिक विरासत और उनके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। बिहार पिछड़ी जाति की राजनीति का गढ़ रहा है। पिछड़ी जाति में यादव के बाद कुशवाहा का वोट बैंक सबसे बड़ा है। पहले लवकुश की राजनीति की विरासत जगदेव प्रसाद, शकुनी चौधरी, तुलसीदास महतो जैसे नेताओं के हाथों में थी। 2005 के बाद लवकुश की विरासत के ध्वजवाहक नीतीश कुमार बने और अब बीजेपी की उम्मीद है कि सम्राट चौधरी अपने प्रयास से लवकुश की बागडोर संभाले। हालांकि वो इस मुहिम में कितना सफल हो पाएंगे, ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी की अपनी राजनीतिक विरासत बहुत समृद्ध है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक है। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। हालांकि मौजूदा समय में सम्राट के विरोधी उन पर हमला बोलने के लिए अक्सर उनके पिता के उस विवादित बयान का सहारा लेते हैं जो उन्होंने जेडीयू में रहते हुए साल 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर भागलपुर में दिया था। वैसे तो शकुनी चौधरी सेना से रिटायर होने के बाद राजनीति में आए थे, लेकिन सम्राट बहुत ही कम उम्र से ही राजनीति में सक्रिय रहने लगे थे। 1990 में सम्राट चौधरी ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ सक्रिय राजनीति में एंट्री ली, लेकिन 5 साल बाद यानी 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ गया था। सम्राट के पहली बार मंत्री बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। वो बहुत ही कम उम्र में विधायक और मंत्री बन गए थे। कहा जाता है कि उनके पिता शकुनी चौधरी किसी जमाने में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खासम खास माने जाते थे। इसी वजह से शकुनी के बेटे सम्राट का भी लालू निवास पर आना जाना लगा रहता था। माना जाता है कि सम्राट उच्च शिक्षा ही ग्रहण कर रहे थे। उसी दौरान बार बार लालू निवास पर आने जाने के चलते उनके अंदर भी मंत्री बनने की इच्छा जाग गई थी, जिसके बाद सम्राट ने अपनी इस इच्छा का जिक्र पिता शकुनी से किया था। लगे हाथ शकुनी ने भी अपने बेटे की इच्छा तत्कालीन मित्र और मुख्यमंत्री लालू यादव से कर दी। इस पर लालू प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और पहली ही मुलाकात में सम्राट चौधरी ने लालू यादव को इतना प्रभावित किया था कि वे उन्हें अपनी कैबिनेट में लेने को तैयार हो गए थे। मई 1999 वो तारीख थी जब 25 साल से भी कम उम्र के सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी कैबिनेट में कृषि मंत्री के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन आगे चलकर उनकी कम उम्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसकी बकायदा समता पार्टी से एमएलसी रहे पीके सिन्हा ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी थी। बाद में राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच कराई और सम्राट को 19 साल का ठहराकर मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। जांच में पाया गया था कि सम्राट के जन्म प्रमाण पत्र में 30 की उम्र थी, जबकि मतदाता सूची के हिसाब से उम्र 28 थी। आखिरकार 16 नवंबर 1999 को सम्राट को अपने पद का त्याग करना पड़ गया। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है
कि तब उनके पीछे भाजपाई ही पड़े थे और अब वे भाजपाइयों के ही दुलारे हैं। मुंगेर के लखनपुर गांव से आने वाले सम्राट चौधरी का परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रह चुकी हैं। बिहार में साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी पहली बार परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें जेडीयू के रामानंद सिंह से कड़ी शिकस्त मिली थी। अपने पिता की तरह सम्राट की राजनीतिक सूझबूझ भी काफी अच्छी है। तभी तो जब चुनावी राजनीति में आरजेडी कमजोर पड़ने लगी तो सम्राट चौधरी ने 2010 में नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। साल 2010 में सम्राट चौधरी इसी परबत्ता सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त सम्राट चौधरी ने आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ मांझी का समर्थन किया था। तब मांझी कैबिनेट में सम्राट को नगर विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। कमजोर नाव पर सवारी नहीं करने में माहिर सम्राट को जब लगा कि नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं तो उन्होंने बीजेपी को अपना नया ठिकाना बनाया। साल 2017 में सम्राट ने बीजेपी ज्वाइन किया। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जब सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए थे तब बीजेपी ने बिहार में ओबीसी को साधने की शुरुआत की थी। बीजेपी की रणनीति नीतीश के लवकुश वोटों में सेंध लगाना है, जिसमें कुर्मी और कोयरी वोटरों की भूमिका सबसे अहम होती है। ऐसे में कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को एक परफेक्ट चेहरा मिल गया था, जिसकी उसे तलाश थी। उस वक्त एनडीए की सरकार में सम्राट को पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। 2018 में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के साथ साथ विधान पार्षद भी बना दिया। जातीय गुणागणित को फिट करने के लिए उन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री का ओहदा भी मिल गया, लेकिन सम्राट की राजनीतिक सफर तो अभी बाकी थी। असली खेला होना तो बाकी था। माना जाता है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तैयार कर रही थी। अगस्त 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने के करीब 6 महीने के बाद ही बीजेपी ने सम्राट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी थी। तारीख 23 मार्च 2023। इसी दिन बिहार बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल खत्म हुआ और जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद 27 जनवरी को सम्राट चौधरी पटना पहुंचे तो उनके जबरदस्त स्वागत ने सत्ताधारी खेमे में हलचल तो मचाई ही, साथ ही बीजेपी के धुरंधर नेता भी चौंक उठे। जिस तरह से सम्राट चौधरी का स्वागत किया गया था वो किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार से कम नेता का नहीं लग रहा था। दरअसल सम्राट चौधरी के ग्रैंड स्वागत से स्वतः आगामी सीएम उम्मीदवार की ध्वनि उभरने लगी थी। अब जिस नेता के स्वागत में 2 केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, कई पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ विधायकों और एमएलसी की फौज लगी हो, उसका आभा मंडल तो बड़ा होना ही है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी के स्वागत को लेकर प्रदेश बीजेपी नेताओं के पास अमित शाह का फरमान आया था। यही वजह है कि तमाम आंतरिक मतभेद के बावजूद ये बिहार बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो साबित हुआ। बीजेपी में सम्राट चौधरी का कद काफी तेजी से बढ़ा है। कभी बीजेपी के विरोधी रहे सम्राट ने पार्टी के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। सम्राट चौधरी तो बीजेपी के मुख्य धारा में उसी दिन से आ गए थे जिस दिन उन्होंने शपथ ली कि वो अपनी पगड़ी उसी दिन उतारेंगे जिस दिन राज्य की सत्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बड़ी शपथ ने न सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि महज 6 साल में ही सम्राट चौधरी बीजेपी आलाकमान के भरोसे पर खरे उतरे और इनाम स्वरूप वो प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में डिप्टी सीएम भी बन गए हैं।
बिहार में सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार के धुर विरोधी नेता के तौर पर लिया जाता रहा है। माना जाता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो नीतीश की एनडीए में वापसी का विरोध कर रहे थे। सम्राट चौधरी ऐसे नेताओं में से हैं जिनकी नीतीश कुमार से कभी नहीं बनी है। बातों बातों में एक बार नीतीश कुमार ने सम्राट को लड़का क्या कह दिया। सम्राट ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर पलटवार किया था। साथ ही नीतीश कुमार को 5 बार लड़का कहकर संबोधित भी किया था। एक बार तो सम्राट चौधरी ने यह तक कह डाला था कि उन्हें नीतीश कुमार का नाम लेने में भी शर्म आता है। लेकिन अब उनके राजनीतिक सफर और तेवर के बीच नीतीश कुमार ही है, वही नीतीश कुमार जिनके बारे में कोई अंदाजा लगा पाना आसान नहीं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने नीतीश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठजोड़ किया है, लेकिन सम्राट चौधरी के रूप में पार्टी अगले 10 सालों के विजन पर काम कर रही है। इसका जीता जागता सबूत 3 मई 2023 की वो घटना है जब खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इशारों में ये बता दिया था कि बीजेपी आलाकमान सम्राट चौधरी को बिहार के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। गिरिराज ने सम्राट के समर्थन में बेगूसराय में भरी सभा में नारे भी लगवाए थे। बिहार में जारी किए गए जातीय गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में महज 10% सवर्ण हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने परंपरागत सवर्णों के वोटों के अलावा बाकी वोटों को साधना भी जरूरी है। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी स्पष्ट तौर पर बिहार की जातीय समीकरण ही है। राज्य में कुशवाहा समाज का वोट बैंक करीब 5 से 6% माना जाता है। बिहार में इस वर्ग की ताकत को देखते हुए साल 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ समझौता किया था और अब बीजेपी सम्राट चौधरी के जरिए लव कुश समीकरण को तोड़ने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MBT न्यूज।